हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने वर्क समझ लिया था, एनर्जी समझ लिया था। आज हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। हीट क्या है? एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है हीट का, ठीक है, विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम हीट बोले, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ हीट, वही है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। पूरा सारी चीजें हम लिखते हैं यहाँ पे और सब समझते हैं कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। हीट में पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो पहली चीज, जब एनर्जी ट्रांसफर होगी और ये जो ट्रांसफर हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज अ नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, इज अ, वहां पे द लिख दो, द ट्रांसफर, ऐसे अधूरा अधूरा, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज अ नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। अब ये जो हीट है वो क्या है? एक बॉडी से, कोई एक हॉट बॉडी है, दूसरी बॉडी जो इससे कनेक्टेड रखी है, ये है हॉट और ये है कोल्ड। तो यहां से यहां ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है, कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब कह सकते हैं जैसे सर्दियों का मौसम होता है, तो हम लोगों ने क्या किया कि रूम हीटर रखा। अब रूम हीटर और हम उसके बगल में बैठे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो रेडिएशंस है या हीट है वो ट्रांसफर हो रही है हीटर से हमारी बॉडी तक, और उस प्रोसेस में कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसी को क्या कह देंगे? हीट, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम hot body to cold body without any mechanical work, without any mechanical work, is known as heat, और इसी को या is known as is called as heat, is known as heat, ठीक है। उसी को ही हीट बोल देंगे। अब हमारी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, और इसके अलावा हमको कुछ देखने को नहीं मिल रहा मैकेनिकल वर्क, मतलब ऐसा वर्क जिसमें कोई भी हलचल, या जैसे हम तालाब में कंकड़ फेंकते हैं, ठीक है, तो उस पॉन्ड में या लेक में लेयर्स बनती हैं या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल बनते हैं कंकड़ फेंकने की वजह से, तो हमें दिख रहा है, ठीक है। वैसा कोई लहर बनती हुई, वेव बनती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। या जैसे साइकिल हम चलाते हैं तो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं कुछ, ठीक है। हमने क्या किया, पेडल को फोर्स दिया, फोर्स के बाद पेडल में जो वो गियर लगी होती है उससे चेन, पीछे वाली जो छोटी सी गिर्री या फिर जो भी बोलते हैं, एक टायर जैसा होता है या एक लेयर जैसी होती, प्लेट जैसी होती है, उस प्लेट पे वो चेन फंसी होती है, और उस प्लेट से पूरा आगे पीछे टायर जुड़े होते हैं, तो वैसे साइकिल चलती है, ठीक है। तो साइकिल चलाना और साइकिल कैसे चलती है ये समझाने में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। तो वैसा कुछ यहाँ होता दिख नहीं रहा है, केवल एक एनर्जी का ट्रांसफर हमें महसूस हो रहा है।
और ऐसे ही ट्रांसफर को हम क्या कह देंगे, हीट। और हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। तो इसको लिख देंगे, ड्यू टू चेंज इन हीट, ड्यू टू चेंज नहीं, ड्यू टू चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज के बीच में, या ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडी, तो ये क्या होगा, इट रिजल्ट्स एज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो इसकी वजह से जो एक्सचेंज है एनर्जी का हुआ है दो बॉडी के बीच में, उसकी वजह से हमें टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिले। ठीक है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो हम कह देंगे कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो गया है। तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन बॉडीज लिख देते हैं। ठीक है, ड्यू टू exchange of energy between bodies, there is difference in temperature of bodies। अब जब ये ट्रांसफर हुआ, जैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, ये एक नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क, उसी एनर्जी को नाम दे दिया हीट। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है दो बॉडी के बीच में, देयर इज अ डिफरेंस, दिस रिजल्ट्स, ये तो बॉडी, दिस रिजल्ट्स इन डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज। ये रिजल्ट देगा डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जिसकी ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इसकी वजह से हमने देखा कि डिफरेंट जो रिजल्ट होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा बिटवीन द बॉडी। ठीक है, देखिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ एनर्जी का, यही एनर्जी, ये नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होगा। यही एनर्जी क्या है, एक हमारी, इसको हम हीट नाम दे देते हैं। जो एक्सचेंज हुआ है बिटवीन द बॉडीज, यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की वजह से बिटवीन टू बॉडीज में क्या होगा, रिजल्ट करेगा डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडीज। ठीक है, ये हो गया हीट। अब अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है, इसको होपफुल नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। इसको रब करके टेम्परेचर समझते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, बोल देंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस, ये भी बोला जा सकता है, या फिर कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ, टेम्परेचर इट इज अ मेजर ऑफ intensity of heat energy
ये मेजर है इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी, कितनी तेजी से या कितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी का, या फिर कह सकते हैं हाउ मच एनर्जेटिक ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इज, इसको कह सकते हैं, और हाउ मच एनर्जेटिक ईच पार्टिकल इज। ठीक है, कोई पार्टिकल कितना एनर्जेटिक है। अगर हम कहेंगे कि ये एक सिस्टम है और ये बी सिस्टम है, हर बार ये लेते हैं, एक बार पी क्यू, एक पी सिस्टम है हमारे पास, एक क्यू सिस्टम है। पी सिस्टम जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है और क्यू है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे। एक और ले लेते हैं सिस्टम ओ, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, एक सिस्टमैटिक वे में रखे हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है या सिस्टमैटिक वे में रखे हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है, जितनी 50 डिग्री सेल्सियस के पास होगी। ये क्या है, रैंडम मूव कर रहे हैं, इनका कुछ एरे नहीं है या एक इंडिविजुअल अरेंजमेंट में ये नहीं है, ये कैसे भी घूम सकते हैं। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री सेल्सियस में पूरा सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल है, एक तरह से कह देंगे। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ हीट कम है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ हीट ज्यादा है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ हीट बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, और उन पार्टिकल्स का जो रैंडम मूविंग पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, हीट एनर्जी ज्यादा है, या मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ पे हीट एनर्जी थोड़ी सी कम है तो इसकी टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो रेंडमनेस है वो ऑलमोस्ट 0 हो जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो रहा हो। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पॉसिबल है, इजिली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है। यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है और बहुत तेजी से है, बहुत ज्यादा एनर्जी से है। तो जो एनर्जी पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है एट 100 डिग्री सेल्सियस इन कंपेरिजन विद 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर। तो या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर होगा किसी सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर बात कर दे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर 0 डिग्री में मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो बहुत कम एनर्जी होगी वहां पे। ठीक है, और जब बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा हमारा पानी बर्फ नहीं बन जाता, या पूरी हमारी बर्फ पानी नहीं बन जाती। और यहाँ पे क्या है कि पूरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक सारा पानी हमारा क्या नहीं बन जाता, वेपर नहीं बन जाता। ठीक है, और अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, यहाँ पे लिक्विड से वेपर बन रहा है, ठीक, फेज ट्रांजिशन भी हो रहा है, इवन वहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही, जहां एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगी वहां हमें टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हीट एंड टेम्परेचर, फिनिश। अब कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं जिससे हमें आगे की चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेंगी, उसके बाद इंटरनल एनर्जी करेंगे। पहला नोट पॉइंट लिखते हैं,
वर्क एंड हीट, वर्क और हीट appear only at boundary of system. Work and heat appear only at boundary of system. जो वर्क एंड हीट होगा वो अपीयर होगा कहाँ पे, बाउंड्री ऑफ सिस्टम। अगर हम कहें ये हमारे पास दो सिस्टम है, इन सिस्टम के अंदर पिस्टन लगा है, यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर हमने काम किया, तो ये जो बाउंड्री ऑफ द सिस्टम है ये चेंज हो गई। ठीक है, जब बाउंड्री ऑफ सिस्टम चेंज हो गई तो हमें पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ काम तो हुआ। हीट अपियर ओनली एट बाउंड्री ऑफ सिस्टम, तो हीट भी ऐसे ही बाउंड्री पे हमें पता चलेगी। हम अगर यहाँ रख, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हम टच करेंगे बाउंड्री पे, तो टच करेंगे कि इसको खोद के इसके अंदर जाके उसको टच करेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री पे ही, ये जो इस सिस्टम की बाउंड्री है इसको ही टच करेंगे। या फिर हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर रखा है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इस ग्लास को ही छुएंगे। हो सकता है इस पानी को ऊपर हम छू लें, लेकिन हमको टेम्परेचर बाउंड्री पे ही समझ में आएगा। ठीक है, अपीयर होगा। वैसे जो मैंने कहा कि उसको ओपन करके या फिर कुछ भी करके हम अंदर तक उसकी टेम्परेचर जान सकते हैं, लेकिन जो अपीयर होगा वो क्या होगा, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम पे ही होगा, सिस्टम की बाउंड्री। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्क एंड हीट जो है वो देखे जाएंगे ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। वर्क एंड हीट अपीयर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का चेंज हो रहा होगा तब भी वर्क एंड हीट हमको अपीयर। ठीक है, अपीयर ओनली ड्यूरिंग, लिख लीजिए ओनली, ये लिख सकते हैं आप। तो जब काम का या इस चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होगा तो भी हीट या वर्क हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वर्क एंड हीट है वो सराउंडिंग में भी इफेक्ट उसका पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं वर्क एंड हीट आर मैनिफेस्टेड बाय, वर्क एंड हीट आर manifested by the effect of, जो वर्क एंड हीट है मैनिफेस्टेड बाय एन इफेक्ट, बाय एन इफेक्ट इन द सराउंडिंग, मतलब वर्क एंड हीट जो हो रहा होगा उससे कुछ ना कुछ हम इफेक्ट सराउंडिंग में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्ब बोलेंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब बोल रहे हैं तो वहां क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई होगी तो क्या लिखेंगे, तो उसको हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ये लिखते हैं। तो इसको हम क्या समझेंगे इस चीज से, अगर बोले हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम तो उसको क्या बोलेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई बोल रहा है हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो वहां क्या होगा, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ हीट ऐड हो रही होगी, तो पॉजिटिव होगा, प्लस क्यू या पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव काम हो रहा होगा। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम या हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, तो हीट क्या है, सिस्टम से बाहर निकल रही है, तो माइनस क्यू बोलेंगे या फिर नेगेटिव
उसको बोलेंगे, मतलब हमारे सिस्टम से कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर सिस्टम में कुछ ना कुछ हीट ऐड हो रही है तो वो पॉजिटिव क्यों होगा या पॉजिटिव वर्क होगा हमारे लिए। अगर हमारे सिस्टम से हीट निकल रही है तो रिलीज ऑफ हीट हो रही है या हीट इज गिवन आउट, तो क्या हो रहा होगा, सिस्टम से हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी निकल गई है, दैट इज निगेटिव। तो वहां निगेटिव प्रोसेस हो रहा होगा या निगेटिव हीट हो रही होगी। तो हीट इन्वॉल्व इन अ चेंज, तो इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, हीट इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन अ चेंज। और किस तरह से इन्वॉल्व हुई है, अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड हो रही है या एब्जॉर्ब कर रहा है कोई तो प्लस क्यू लिखेंगे। अगर हीट क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है और इस तरह इन्वॉल्व हो रही है कि रिलीज हो रही है उस सिस्टम से हीट, तो माइनस क्यू। और यूनिट ऑफ हीट लिख देते हैं, यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट क्या है, कैलोरी है, जूल है, अर्ग, आरजी या अर्ग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं 10⁻⁷ अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। 10⁻⁷ अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, और 1 जूल किसके बराबर होता है, 0.239 कैलोरी। ठीक है, 239 के आगे भी वैल्यू है, ठीक है, कैलोरी। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1, ये नीचे वाला पोर्शन लिखा है, हाँ ठीक है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.0 जूल। 4.0 नहीं 4.1 है, 4.18, ठीक है, जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो ये हो गया हमारा जूल कैलोरी में रिलेशन। जो अगर कैलोरी की बात करें, न्यूट्रिशनल कैलोरी की, तो कैलोरी एक्चुअल में क्या होती है, 1 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, तो उससे अभी यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। अब हीट के फॉर्मूले तो देखे होंगे आपने, नहीं देखे तो एक बार लिख लेते हैं, जितने भी हीट के फॉर्मूले होते हैं पहले पढ़े होंगे क्लासेस में, इस चैप्टर से पहले, तो 2-3 फॉर्मूले को लिख लेते हैं। होप सो ये नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। तो हीट का फॉर्मूला पहला, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सॉलिड एंड लिक्विड का कुछ मैटर फंस रहा है तो हीट का फॉर्मूला क्यू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एम एल। एल क्या है, लेटेंट हीट। एल क्या है हमारी, लेटेंट हीट। और ये कब हो रहा होगा, चेंज ऑफ स्टेट के टाइम, लेटेंट हीट। ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा होगा, फॉर्मूला यूज्ड when change of phase या change of state takes place। जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होगा, मतलब कहने का हमारी जो आईज है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी, या हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सॉलिड लिक्विड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है वो 3 फॉर्मूले हैं जो हम लोग जनरली इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, पहला क्या है,
Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू m क्या है मास, S इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। S क्या है, S है स्पेसिफिक हीट। S क्या है, स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी। और ये कब यूज हो रहा होगा, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, व्हेन चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज हमें देखने को मिल रहा होगा, तब ये वाला हीट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सेकेंड जो है वो होगा Q इज इक्वल टू एम सी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी। नहीं, डेल्टा टी नहीं होगा, टी, डेल्टा टी ही होगा। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी अगर गिवन है बस, तो अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू एम मास इंटू सीपी डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हम यूज करेंगे जब हीट की बात आएगी, तो इतने फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इंटरनल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि फिर ऐसा होगा ना कि इस फॉर्मूले का यूज भी तो होना चाहिए। तो इतना नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूजफुल भी है। आपके सारे डाउट इस फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे, वो सारे यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, रब करें इसको। क्वेश्चन हमारे पास है, स्टील बॉयलर, एक स्टील बॉयलर है जो 900 केजी का है, कंटेन 400 केजी ऑफ वाटर। 900 केजी का हमारे पास बॉयलर है, स्टील का बॉयलर है, उसमें हमने क्या किया, 400 केजी वाटर ले ली। ठीक है, एज्यूमिंग 70% ऑफ हीट इज डिलीवर्ड टू बॉयलर एंड वाटर। जो हीट है उसका 70% पूरा पूरा 70% डिलीवर हो रहा है बॉयलर और वाटर पे। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री था, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस बनाना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब अ, अब हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील गिवन है। हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील क्या है, हीट capacity of steel and heat capacity of water दोनों गिवन है। हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील गिवन है हमारे पास 0.1 कैलोरी, 0.11 किलो कैलोरी पर केजी, 0.11 किलो कैलोरी 0 केजी केल्विन पर केजी केल्विन, केल्विन है। ठीक है, और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 किलो कैलोरी केजी केल्विन, 1 किलो कैलोरी केजी केल्विन। ये हो गया। अब क्या है, हमको पता है एक बॉयलर है बड़ा सा हमारे पास, उसके अंदर वाटर है, इसको हीट किया जा रहा है। जो भी हीट किया जा रहा है उसका 70% डिलीवर हो रहा है। अब हीट रिक्वायरमेंट ऑफ टू रेज द टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमको पता है हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा,
हम फॉर्मूला लिखेंगे एम एस डेल्टा टी वाला, एम एस डेल्टा टी, क्योंकि केवल टेम्परेचर का चेंज दिखाया गया और कुछ नहीं। फिर हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास स्टील है और एक हमारे पास वाटर है, तो दोनों का लिख लेंगे एम एस डेल्टा टी। अब हमको जितनी भी हीट दी जा रही है ना, उसका 70% हीट ही डिलीवर हो पा रहा है, तो इसका हम 70% भी करेंगे 70/100, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 70/100 से। ठीक है, तो हमें 70/100 ही इसकी एक्चुअल में नीड है इस पूरे सिस्टम की, ये बॉयलर और वाटर की। तो एम क्या है स्टील बॉयलर का 900, एस क्या है 0.11 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन, और टेम्परेचर क्या है इसका, टेम्परेचर चेंज कितना है 90। ठीक है, 10 से 100 हो गया ये 9, प्लस वाटर हमारा 400 केजी का था और इसकी 1 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन और इंटू 90, 70/100, तो ये कितना हो गया 9981, 81 इंटू 11, 1 तो ये 81, 1 2 3 इंटू 0.11 प्लस 3600 ये हो जाएगा इंटू 70/100, तो ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 44910 किलो कैलोरी, यही हीट है 44910 किलो कैलोरी। अब इसका हम 70% निकालेंगे, ठीक है 70% निकालेंगे। एक मिनट ये रहने दो, पहले ये पूरी हीट रिक्वायर्ड कितनी है वो निकाल लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 100 डिग्री, ये हीट रिक्वायर्ड है, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, फिर कंफ्यूजन ना हो कुछ। ये कितना आ जाएगा 44,910 किलो कैलोरी। तो ये तो रिक्वायर्ड हीट हो गई। अगर हमें एक्चुअल हीट चाहिए होगी, अगर हमें एक्चुअल हीट चाहिए होगी तो ये क्या है 70%, 70% जो है वो है ये 44,900 यही हीट इसको मिल रही, इतनी ही हीट की रिक्वायरमेंट है वाटर की। मतलब कहने का हमारे पास 900 केजी का बॉयलर था, 400 केजी वाटर था, इसको जो हीट दी गई वो ही डिलीवर हो पा रही 70% ऑफ हीट जो है वही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हीट रिक्वायर्ड कितनी है, ये मतलब एम एस डेल्टा टी किसका बॉयलर का, एम एस डेल्टा टी वाटर, दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर लिया, ये आया हमारा 44,910 किलो कैलोरी। ठीक है, अब क्या है यही रिक्वायरमेंट थी इसकी, तो ये 70% हो गई। अब हमें अगर एक्चुअल हीट निकालनी है तो एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इक्वल्स टू 44,910 इंटू 100/70, 70 से डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/4/29, 6264 के आसपास है, 6415,
किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमने 70% यूज कर रहे थे, जो दे रहे थे हीट वो 70% था, मिल रहा था, लेकिन एक्चुअली यहाँ से हीट कितनी जा रही थी, वो जा रही थी 64,157। और इस हीट का 70% ही इस पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है, इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनल एनर्जी करेंगे, कुछ भी बहुत ज्यादा रश में नहीं होगा, सारी चीजें आराम आराम से करेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिनको भी और चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को करा चुके हैं, अगर कुछ भी नया करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।